धर्मस्थला कर्नाटक का एक छोटा सा कस्बा जो नेत्रावती नदी के किनारे बसा है। यहाँ भगवान मंजुनाथ का प्राचीन मंदिर है जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। हरे भरे जंगल, शांत वातावरण और भक्ति की लहरें धर्मस्थला की पहचान यही थी। लेकिन इस पवित्र भूमि की शांति को दो भयावह घटनाओं ने हिलाकर रख दिया। 2012 में सौजन्या की क्रूर हत्या और 2025 में एक पूर्व सफाई कर्मचारी के चौंकाने वाले खुलासे। ये दो कहानियां जो समय के अंतराल में बांटी हैं, धर्मस्थला के इतिहास पर काले धब्बे बन चुकी हैं। आइए इन दोनों घटनाओं में छिपी गंभीर रहस्य और अनसुलझे सवालों को विस्तार से जानते हैं। सौजन्या, एक मासूम की अधूरी कहानी। 9 अक्टूबर 2012 बारिश की एक ठंडी और गीली शाम थी। कर्नाटक की धर्मस्थला के पास गांव उज्जीरे, बेलथांगड़ी ताल्लुक, दक्षिण कन्नड़ जिले की रहने वाली सौजन्या, एक 17 साल की जीवंत और सपनों से भरी लड़की, 9 अक्टूबर 2012 को धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से घर की ओर निकली। वह एक होनहार छात्रा थी जिसके सपने बड़े थे, शायद डॉक्टर बनना या अपने परिवार का नाम रोशन करना। उसकी हंसी और मासूमियत उसकी आंखों में झलकती थी। उस दिन वह बस स्टॉप पर उतरी और अपने घर की ओर पैदल चल पड़ी। बारिश की बूंदें धीरे धीरे सड़कों को भिगो रही थीं और सौजन्या अपने काले छाते के नीचे शायद गुनगुना रही थी। लेकिन वह उस दिन घर कभी नहीं पहुंची। उसकी माँ कुसुमावती ने जब देर रात तक सौजन्या का इंतजार किया तो उनका दिल बेचैन हो उठा। चंदप्पा गौड़ा, सौजन्या के पिता और उनके पड़ोसी तलाश में जुट गए। बारिश की उस अंधेरी रात में टॉर्च की रोशनी और चिंता भरी पुकारें धर्मस्थला की गलियों में गूंज रही थीं। अगले दिन 10 अक्टूबर को माणसांका के पास एक सुनसान जंगल में सौजन्या का शव मिला। उसका शरीर बेजान था, उसके हाथ उसकी शाल से पेड़ से बंधे थे। सौजन्या का शव देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब लाश को देखी तो पुलिस वाले भी हैरान रह गया। इसके बाद पुलिस घटना की जांच कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम ने एक दिल दहला देने वाली सच्चाई उजागर हुआ कि सौजन्या के साथ बलात्कार हुआ था और उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। यह खबर पूरे तटीय कर्नाटक में आग की तरह फैल गई। धर्मस्थला, जो शांति और भक्ति का प्रतीक था, अब एक क्रूर अपराध का केंद्र बन चुका था। स्थानीय लोग सदमे में थे। सौजन्या का परिवार टूट चुका था। उसकी मां कुसुमावती की आंखों में आंसू था और पिता चंदप्पा का गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की, लेकिन शुरुआती जांच में कई खामियां थीं। सौजन्या का काला छाता, उसका बैग और कुछ निजी सामान कभी बरामद नहीं हुए। उसकी मां कुसुमावती ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके घर से सौजन्या का एक अंडरगारमेंट लिया और उसे सबूत के तौर पर पेश किया, जो पूरी तरह गलत था। कुछ ही दिनों में स्थानीय लोगों ने संतोष राव नामक एक व्यक्ति को संदिग्ध मानकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि संतोष ने अपराध कबूल किया। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और उसके शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन ये सबूत कमजोर थे। संतोष के परिवार और कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया। 2013 में जनता का गुस्सा बढ़ता देख मामला कर्नाटक के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने मामला अपने हाथ में लिया। सीबीआई ने भी अपनी जांच में संतोष राव पर ही ध्यान केंद्रित किया, लेकिन सीआईडी की जांच भी नाकाम रही। 16 जून 2023 को सीबीआई की विशेष अदालत ने संतोष को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि न तो डीएनए, न फोरेंसिक सबूत और न ही मेडिकल रिपोर्ट संतोष को अपराध से जोड़ सकी। यह फैसला सौजन्या के परिवार के लिए एक और झटका था। कुसुमावती ने बार बार पूछा, मेरी बेटी का हत्यारा कौन है? इस घटना को लेकर लोगों में भी काफी गुस्सा था। लोगों ने धर्मस्थला की सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों किया। स्थानीय लोग और एक्टिविस्ट्स ने धर्मस्थला के प्रभावशाली धार्मिक नेता और पद्म पुरस्कार विजेता वीरेंद्र हेगड़े और उनके परिवार पर सवाल उठाए। कुछ का मानना था कि असली अपराधी शक्तिशाली लोगों के संरक्षण में बचाए जा रहे थे। सौजन्या के परिवार ने दावा किया कि जांच में जानबूझकर लापरवाही बरती गई। 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुनर्जांच की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुनर्जांच से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि न तो प्रत्यक्षदर्शी थे और न ही अब सबूत बेहतर हो सकते थे। कोर्ट ने यह भी माना कि जांच में कई गलतियां हुई, जैसे 2 अहम गवाहों आशरत खालिद और वर्षा के बयान दर्ज न करना, जो सौजन्या को जानते थे और शायद अपराधियों की पहचान कर सकते थे। 2025 में इस मामले ने फिर से सुर्खियां बटोरी जब यूट्यूबर एमडी
समीर ने सौजन्या हत्याकांड पर एक 39 मिनट का वीडियो जारी किया। इस वीडियो को 2 करोड़ से अधिक बार देखा गया। समीर ने जांच की खामियों, संभावित संरक्षण और धर्मस्थला के प्रभावशाली लोगों पर सवाल उठाए, लेकिन उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज की गई। 20 जनवरी 2025 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने समीर को राहत दी और पुलिस नोटिस पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि पुलिस केवल तभी कार्रवाई करे जब कोई ठोस अपराध सिद्ध हो। सौजन्या के पिता चंदप्पा गौड़ा इस दर्द को सहते सहते 19 जनवरी 2025 को कैंसर से जूझते हुए दुनिया छोड़ गए। लेकिन कुसुमावती आज भी अपनी बेटी के लिए न्याय की जंग लड़ रही हैं। उनके घर के पीछे एक पेड़ जहां सौजन्या को दफनाया गया था, अब बड़ा हो चुका है। वह पेड़ छाया देता है, लेकिन सौजन्या के हत्यारे का सच अभी भी अंधेरे में है। 3 जुलाई 2025 धर्मस्थला फिर से चर्चा में था, लेकिन इस बार वजह इतनी भयावह थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। एक पूर्व सफाई कर्मचारी जो 1995 से 2014 तक धर्मस्थला मंदिर प्रशासन में काम कर चुका था, ने धर्मस्थला पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की। उसका दावा था कि उसे जबरदस्ती सैकड़ों लाशों को दफनाने या जलाने के लिए मजबूर किया गया। ये लाशें उन महिलाओं, नाबालिग लड़कियों और यहाँ तक कि भिखारियों की थीं, जिनके साथ बलात्कार और हत्या जैसी क्रूर वारदातें हुई थीं। उसने कहा कि उसने कुछ हत्याएं अपनी आंखों से देखी, हत्याएं जो बेरहमी से की गई थीं। यह पूर्व सफाई कर्मचारी व्यक्ति, जो एक दलित समुदाय से था, उसने बताया कि वह नेत्रावती नदी के किनारे सफाई का काम करता था, लेकिन बाद में उसे अपराधों के सबूत छिपाने का काम सौंपा गया। उसने एक स्कूली लड़की का जिक्र किया जिसका शव स्कूल यूनिफॉर्म और बैग के साथ दफनाने का आदेश दिया गया था। एक 20 साल की महिला का शव भी था जिसका चेहरा तेजाब से जलाया गया था। उसने बताया कि कई शवों पर यौन उत्पीड़न और हिंसा के निशान थे। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकियां मिली, तुम्हें टुकड़ों में काट देंगे या तुम्हारा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। उसने यह भी दावा किया कि इससे पहले एक सफाई कर्मी जो इन आदेशों का पालन करने से मना कर रहा था, वो अचानक गायब हो गया। उसने अपनी शिकायत में पुलिस को कुछ कब्रिस्तानों से खोदे गए कंकालों और खोपड़ियों की तस्वीरें सौंपी। उसने अपनी पहचान गुप्त रखने की मांग की, क्योंकि उसे अपनी और अपने परिवार की जान का खतरा था। उसने सुप्रीम कोर्ट के वकील के भी धनंजय को अपनी शिकायत की कॉपी दी, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो सच्चाई सामने आ सके। उसने पुलिस से अनुरोध किया कि वह उन जगहों को दिखा सकता है जहां लाशें दफनाई गई थीं और अपराधियों की पहचान भी कर सकता है। 4 जुलाई 2025 को धर्मस्थला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 211A के तहत मामला दर्ज किया, क्राइम नंबर 39/1225। पुलिस ने कहा कि वह कानून के अनुसार जांच करेगी और कथित दफन स्थलों को खोदने के लिए कोर्ट की अनुमति मांगेगी। 10 जुलाई को जिला प्रशासन ने शिकायतकर्ता की सुरक्षा को मंजूरी दी थी, लेकिन इस मामले ने धर्मस्थला में एक बार फिर तनाव पैदा कर दिया है। 11 जुलाई को यूट्यूबर एमडी समीर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें उन पर शिकायतकर्ता के दावों से परे झूठी और भड़काऊ जानकारी फैलाने का आरोप लगा। पुलिस का कहना था कि समीर ने अपने वीडियो में ऐसी बातें कहीं जो शिकायत में नहीं थी। 13 जुलाई तक पुलिस ने फैसला किया कि वह या तो जांच अधिकारी को बदलेगी या इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित करेगी। 16 जुलाई तक दक्षिण कन्नड़ पुलिस ने कथित दफन स्थलों की खुदाई शुरू नहीं की थी, जिससे जनता में गुस्सा बढ़ रहा था। सोशल पर कुछ पोस्ट्स में इसे मेलेपोक यानी धीमी कार्रवाई करार दिया गया है। इस मामले ने सौजन्या की हत्या को भी फिर से चर्चा में ला दिया। एक अन्य महिला सुजाता ने अपनी बेटी अनन्या भट्ट के लिए शिकायत दर्ज की, जो 2003 में धर्मस्थला में एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान लापता हो गई थी। सुजाता ने दावा किया कि उनकी बेटी की गुमशुदगी के पीछे भी यही अपराधी गिरोह हो सकता है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में इस मामले को धर्मस्थला मंदिर कांड के रूप में चर्चा की जा रही है, जिसमें दावा किया गया कि सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों की लाशें दफनाई गई हैं, लेकिन ये दावे अभी असत्यापित हैं और जांच पर निर्भर करते हैं। एक अनसुलझा रहस्य और देश की हर एक का मन में गूंजते सवाल। सौजन्या की हत्या और 2025 का दफन कांड दोनों ही धर्मस्थला की पवित्र छवि पर गहरे सवाल उठाते हैं। सौजन्या की मां कुसुमावती 13 साल बाद भी अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। उनका सवाल, मेरी बेटी का हत्यारा कौन है? इसका जवाब आज भी पुलिस के पास नहीं है। दूसरी ओर एक गुमनाम सफाई कर्मचारी की शिकायत ने धर्मस्थला के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। क्या ये दोनों मामले आपस में जुड़े हैं?
क्या धर्मस्थला में वाकई शक्तिशाली लोग अपराधों को छिपाने में शामिल हैं, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं? सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं में लोग इसे धर्मस्थला मंदिर कांड कह रहे हैं। कुछ पोस्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय मीडिया इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दावे अभी सत्यापित नहीं हैं। पुलिस ने अभी तक कथित दफन स्थलों की खुदाई शुरू नहीं की है और शिकायतकर्ता के दावों की सत्यता जांच के बाद ही सामने आएगी। 2025 में सौजन्या मामले को लेकर एक्टिविस्ट्स ने धर्मस्थला चलो मार्च की योजना बनाई ताकि इस अनसुलझे मामले में न्याय की मांग की जाए। सौजन्या की मां कुसुमावती ने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है, यहां तक कि ऑटो ड्राइवर भी उनके घर नहीं आते। फिर भी वह हार नहीं मानी। दूसरी ओर सफाई कर्मचारी की शिकायत ने धर्मस्थला के इतिहास को फिर से कटघरे में ला खड़ा किया है। धर्मस्थला की शांत हवाओं में अब सवाल गूंज रहे हैं। क्या सौजन्या की हत्या एक अकेली घटना थी या यह एक बड़े अपराधी नेटवर्क का हिस्सा थी? क्या सफाई कर्मचारी के दावे सच हैं या यह एक मनगढ़ंत कहानी है? इन सवालों के जवाब अभी धुंध में हैं, लेकिन एक बात साफ है, धर्मस्थला जो कभी आस्था और शांति का प्रतीक था, अब अनसुलझे रहस्यों, दर्दनाक कहानियों और अनुत्तरित सवालों का केंद्र बन चुका है। सौजन्या की पुकार और एक सफाई कर्मचारी की चीख धर्मस्थला की हवाओं में गूंज रही है और शायद एक दिन सच सामने जरूर आएगा। सोशल मीडिया पर कुछ दावे, जैसे सैकड़ों लाशों का दफन होना, अभी असत्यापित हैं और जांच पर निर्भर करते हैं। यदि आप इस घटना पर और गहराई से जानकारी चाहते हैं तो इस ट्रू क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।